हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल M2 नर्सिंग, जिसमें हमने लास्ट क्लास में NSAID ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए जो कि अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन के फंक्शन क्या होते हैं? तो एस्पिरिन के फंक्शन में हम सबसे पहले बात करें तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है एनाल्जेसिक, सेकंड ऑप्शन है एंटी इंफ्लेमेटरी, थर्ड ऑप्शन एंटी प्लेटलेट और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। एस्पिरिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एस्पिरिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एस्पिरिन जो होती है वो किस तरह से फंक्शन करती है, कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। एस्पिरिन अगर हम बात करते हैं तो एस्पिरिन जो ड्रग है इसका सबसे पहले केमिकल नेम अगर हमें पता करना है तो केमिकल नेम होता है इसका एस्टाइल सैलिसाइलेट एसिड। एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है एस्टाइल सैलिसाइलेट एसिड। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि एस्पिरिन कौन सी ड्रग होती है। तो एस्पिरिन जब भी आपके सामने ड्रग आ जाए तो आपको याद रखना है कि एस्पिरिन जो होती है वो होती है डोज डिपेंडेंट ड्रग। डोज डिपेंडेंट ड्रग का मतलब क्या होता है? तो डोज डिपेंडेंट ड्रग का मतलब हम समझते हैं कि ऐसी ड्रग्स जो किस पर काम करें तो डोज के ऊपर डिपेंड करें। मतलब कि अगर हम किसी ड्रग की कम डोज दे रहे हैं तो उसका एक्शन कोई और ही होगा, और अगर डोज बढ़ा के दे रहे हैं तो उसका एक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और किसी और सिस्टम पे काम करेगी या कोई और एक्शन करेगी। जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हम लोअर डोज पर देते हैं, जैसे कि एस्प्रिन जो है वो लोअर डोज पर अगर हम दें तो वो क्या एक्शन करेगी, और अगर हम हायर डोज में अगर देते हैं तो वो क्या एक्शन करती है। तो बात करते हैं सबसे पहले लोअर डोज पे क्या काम करेगी। तो लोअर डोज पे आप बताते हैं कि जब भी हम एस्पिरिन लोअर डोज पर देते हैं, और लोअर डोज भी कितनी, तो लेस देन 350 mg, लेस देन 350 mg। या फिर हम बता सकते हैं कि 50 टू 350 mg अगर हम एस्पिरिन की डोज देते हैं तो इसका एक्शन होता है एंटी प्लेटिलेट। कैसा एक्शन करेगी? तो एंटी प्लेटिलेट एक्शन करेगी। अगर हम डोज जो होती है वो कितनी दे रहे हैं, लेस देन 350 mg, या फिर 50 से 350 mg अगर हम किसी भी पेशेंट को एस्पिरिन की डोज देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, तो वो एंटी प्लेटलेट एक्शन दिखाती है। जबकि हायर डोज का मतलब तो मोर देन 350 mg या फिर 500 mg हम बता सकते हैं, 1 ग्राम हम बता सकते हैं। अगर हम ये दे रहे हैं डोज तो फिर ये क्या एक्शन करता है? तो ये एक्शन चेंज हो जाता है, और एक्शन क्या करेगा? तो एक्शन ये कर देगा एनाल्जेसिक। कैसा एक्शन दिखाता है? तो एनाल्जेसिक एक्शन दिखाता है, मतलब कि पेन रिलीफ का काम करता है, या एज ए पेन किलर ये काम करेगा। कैसा काम करता है? एज ए पेन किलर काम करता है। तो जब भी हम अगर बात करते हैं एस्पिरिन के बारे में तो एस्पिरिन में हम बताते हैं कि ये एक डोज डिपेंडेंट ड्रग होती है, जिसमें लोअर डोज पे एंटीप्लेटलेट एक्शन होता है और हायर डोज पे कैसा एक्शन होता है? पेन किलर एक्शन होता है, या फिर ये एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाती है। जैसा कि हमने लॉक्स और कॉक्स पाथवे में पढ़ा था, तो उसके अंदर एनाल्जेसिक में NSAID के अंदर जो एस्पिरिन हमने बात करी थी वो हम किस पर देते हैं? तो हायर डोज पर देते हैं। जिससे क्या एक्शन हो जाएगा उसका? तो वो पेन किलर की तरह काम करती है। लोअर डोज में हम एंटीप्लेटलेट एक्शन देखने को मिलता है। तो हम कैसे यूज करते हैं इसको? तो आप बताते हैं कि अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रखा हो, या फिर हम प्रिवेंट करना हो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांस, तो उस पेशेंट के अंदर हम जो डोज देते हैं वो कैसी डोज देंगे इस एस्पिरिन की? तो हम देंगे लोअर डोज पर देते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 75 mg। अगर किसी को ज्यादा रिस्क है तो हम उसमें ज्यादा डोज यूज कर सकते हैं। स्टेट डोज सबसे पहले लगती है जो कि लगभग 325 mg की लगती है। उसके बाद हम मेंटेन करके रखते हैं 75 mg हम नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कि हम चेंज कर सकते हैं, 150 भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इसमें तो एंटीप्लेटलेट एक्शन कैसे दिखा सकती है? तो एंटीप्लेटलेट एक्शन दिखाने के लिए आप बताते हैं कि ये प्लेटलेट जो होती है उसके एग्रीगेशन को क्या कर देती है? तो आप बताते हैं कि एग्रीगेशन जो होता है प्लेटलेट का उसको रोक देती है, मतलब कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होने देती। अगर प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, जिससे क्या हो जाएगा कि ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर आप बताते हैं कि ब्लड जो होता है वो थिन हो जाता है। ब्लड अगर थिन हो रहा है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है इसके चांस क्या हो जाते हैं पेशेंट के अंदर, कम हो जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि अगर रेगुलर किसी पेशेंट को एस्पिरिन दिया जाए तो उसमें क्या हो सकता है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर तो हम सभी पेशेंट्स को एस्पिरिन दे सकते हैं जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो ही ना किसी को। अगर आप एस्पिरिन यूज करते हैं तो एस्पिरिन का एक साइड इफेक्ट हमने पढ़ा था कि ये कॉक्स पाथवे को इरिवर्सिबल ब्लॉक कर देती है, जिससे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है अस्थमा। तो पेशेंट को अस्थमा हो सकता है। इस वजह से आप बताते हैं कि हम इको एस्पिरिन या फिर एस्पिरिन जो ड्रग होती है वो नॉर्मली यूज नहीं करते। जब भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा तो क्रोनिक, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दो टाइप का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हमने पढ़े कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है ये दो टाइप से, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। अगर क्रोनिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हम बात करें तो क्रोनिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए हम मेंटेनेंस के लिए क्या दे सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या यूज कर सकते हैं, तो एस्पिरिन यूज कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांस कम हो जाए या पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस बहुत मिनिमम लेवल पे हो जाए। अब और अगर हम बात करें तो पेन किलर हमने बात किया है कि एस्पिरिन जो होती है वो एज ए एनाल्जेसिक भी काम करती है। तो एस्पिरिन हमने लास्ट क्लास में हम ये बात कर चुके हैं कि एस्पिरिन जो होती है अगर हमने हायर डोज दे दी तो हायर डोज पे क्या काम करेगा, तो हायर डोज पे आप बता सकते हैं ये कॉक्स को ब्लॉक कर देता है, और कॉक्स को ब्लॉक करेगा तो ये एक्शन कैसा दिखाएगा, तो आप बताते हैं एक्शन दिखाएगा एंटी इंफ्लामेटरी। कैसा एक्शन दिखाता है? एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन दिखाता है। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब कि इंफ्लामेशन की वजह से पेन होता था, तो एज ए पेन किलर भी हम इसको यूज करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी हम इसको देखने को मिलता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि फंक्शन ऑफ एस्पिरिन क्या होता है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एस्पिरिन एनाल्जेसिक भी होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है और एंटी प्लेटलेट भी होता है। मतलब करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे फंक्शन रखती है एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जो ड्रग होती है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट में आप बताते हैं कि ब्लीडिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, या नेस्टैग्मस हो सकता है। तो अगर इसमें हम बात करें तो आपको पता है कि एस्पिरिन जो होती है वो ड्रग क्या काम कर रही है, एंटी प्लेटिलेट एक्शन दिखा रही है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये सारे जितने भी हमने पहले साइड इफेक्ट पढ़े हैं कि ये क्या क्या कर सकती है, तो जीआई ब्लीडिंग। क्यों होगा जीआई ब्लीडिंग? क्योंकि गैस्ट्राइटिस हो सकता है, और गैस्ट्राइटिस की वजह से क्या होता है, तो गैस्ट्राइटिस की वजह से जब भी गैस्ट्रिक एसिड बढ़ा हुआ होगा तो वो क्या कर देगा, तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होती है, सब म्यूकोसा जो होती है, इसमें इरिटेशन करता है। इरिटेशन की वजह से यहाँ पर इंजरी हो सकती है, और इंजरी की वजह से क्या डेवलप हो सकता है, तो आप बताएंगे कि पेशेंट के अंदर जीआई ब्लीडिंग के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यहां से अगर हम आगे देखें तो जीआई ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको लेटर स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लेटर स्टेज के अंदर आप देखते हैं तो लेटर स्टेज के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो यूरिन के थ्रू और फीसस के थ्रू बाहर आ सकती है। इसलिए आप बताते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ज्यादा लंबे टाइम से क्या हो गया है, टॉक्सिटी हो गई है एस्पिरिन की, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, तो उसके अंदर आप बताते हैं कि पिंक कलर यूरिन देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है? पिंक कलर यूरिन देखने, जो कि इनिशियल स्टेज में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। दूसरा अगर हम बात करें आगे कि बच्चों में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, तो बच्चों में आप बताते हैं कि चिल्ड्रन जो होते हैं लेस देन 4 years ऑफ एज, इसके अंदर हम नॉर्मली एस्पिरिन जो होते हैं इसकी यूज नहीं करते हैं। स्पेशली किस कंडीशन में नहीं करते हैं, जब बच्चे को क्या हो रखा हो, वायरल इन्फेक्शन हो रखा हो, तब हम इसको यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपने वायरल इन्फेक्शन में एस्पिरिन का यूज कर दिया है तो वायरल इन्फेक्शन में क्या हो जाएगा, तो आप बताते हैं कि जब लेस देन 4 year old बच्चा होता है उसके अंदर सबसे पहले ये क्या करता है, तो लीवर डिसफंक्शन कर देता है। क्या करता है? लीवर डिसफंक्शन कर, और जब भी लिवर डिस्फंक्शन हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने की वजह से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी के अंदर बढ़ने लगते हैं, और बढ़ के ये क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद आप बताते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है,
तो एनसिफेलोपैथी हो सकता है। एनसिफेलोपैथी होने की वजह से बच्चे के अंदर साइन सिम्टम क्या देखे जाएंगे, तो साइन सिम्टम में आप बताएंगे कि साइन सिम्टम में पेशेंट को क्या हो सकता है, बच्चे को क्या हो सकता है, ट्रिमर्स देखे जा सकते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, तो रिंगिंग ऑफ द ईयर, जिसको आप क्या बोलते हैं, टिनाइटस बोलते हैं, मतलब कि रिंगिंग ऑफ द ईयर। इसके अलावा और क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, तो पेशेंट में डायरिया देखा जाएगा, या बच्चे के अंदर क्या देखा जाएगा, डायरिया कंडीशन देखी जाएगी, नोजिया देखा जाएगा एंड वॉमिटिंग। अगर ये सारे सिम्टम्स एक साथ देखे जाते हैं तो इसको हम बताते हैं कि ये क्या है, तो ये रेज सिंड्रोम, जो कि किसके अंदर डेवलप हो सकता है, तो 4 साल से कम एज के बच्चे को अगर हमने क्या दे दिया, एस्प्रिन दे दिया। एस्प्रिन अगर हमने 4 साल से कम एज में दिया तो उसके अंदर क्या हो सकता है, रेज सिंड्रोम डेवलप हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन कब डेवलप हो सकता है, तो आप जब भी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन के साथ एस्प्रिन अगर दे देते हैं तो आप बताते हैं कि इसके अंदर क्या डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप बताते हैं रेज सिंड्रोम हो सकता है। जिसके सिंड्रोम मतलब कि ग्रुप ऑफ सिम्टम, जिसमें क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, तो आप बताते हैं कि ट्रीमर्स हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, टिनाइटस हो सकता है जिसको रिंगिंग ऑफ द ईयर बोलते हैं, डायरिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है। ये सारे के सारे साइन सिम्टम इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे चलते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन हमारा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इंडिकेट सेलिसाइलेट टॉक्सिटी, मतलब कि एस्प्रिन की टॉक्सिटी कौन सा साइन सिम्टम हमें बताएगा, तो आप बताते हैं कि एस्प्रिन की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है क्या, तो आप बताते हैं कि चेस्ट पेन तो नहीं हो सकता, लेकिन एस्प्रिन से चेस्ट पेन रिलीव जरूर हो सकता है, क्योंकि एस्प्रिन क्या है, तो एंटीप्लेटलेट एजेंट। एंटीप्लेटलेट एजेंट क्या करेगा, तो ये ब्लड को थिन कर देगा, जिससे कि ब्लड फ्लो बढ़ेगा और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में रिलीव मिलता है, इसलिए चेस्ट पेन होने की तो कोई संभावना नहीं होती है, इससे तो चेस्ट पेन रिलीव हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो पिंक कलर यूरिन देखने को मिल सकता है क्या, हाँ हमने अभी बिल्कुल बात करी कि पिंक कलर यूरिन देखने को मिल सकता है, लेकिन हमने क्या बात करी थी, हमने ये बताया कि लेटर स्टेज में देखने को मिलता है, इनिशियल स्टेज में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि स्लो पल्स रेट हो जाती है क्या, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता कि स्लो पल्स रेट हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास रिंगिंग ऑफ द ईयर, जो कि मोस्ट कॉमन में आप बता सकते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट को रेज सिंड्रोम हो गया है या इनिशियल क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, तो आप बताते हैं टॉक्सिटी का इनिशियल साइन सिम्टम देखने को मिलेगा रिंगिंग ऑफ द ईयर, जिसको हम टिनाइटस बोलते हैं। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि यूज ऑफ एस्प्रिन इन चिल्ड्रन विद वायरल डिजीज इज एसोसिएटेड विद। एस्प्रिन अगर हमने चिल्ड्रन में यूज कर दिया और वो भी किसके साथ, वायरल डिजीज के साथ, जब बच्चा वायरल डिजीज के साथ एसोसिएटेड है तब हमने अगर बच्चे को क्या दे दिया, एस्प्रिन दे दिया, तो क्या प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, तो प्रॉब्लम में आप बताते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, रेड सिंड्रोम हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, या फिक्स ड्रग इरप्शन हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो रेज सिंड्रोम हो सकता है, क्या हो सकता है, रेज सिंड्रोम हो सकता है। रेज सिंड्रोम बच्चों में होता है और वायरल डिजीज के साथ अगर हमने क्या दे दिया, बच्चे को एस्प्रिन दे दिया, तो उसमें रेज सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंटीडोट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो होती है उसका एंटीडोट क्या होता है, तो एंटीडोट में हम बात करें कि हमें अगर टॉक्सिटी हो गई है किसी पेशेंट को, तो हमें उसका रिवर्स इफेक्ट चाहिए, तो हम एस्प्रिन के लिए ऐसी कौन सी ड्रग का यूज करें, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है विटामिन के, दूसरा ऑप्शन हमारे पास प्रोटामाइन सल्फेट, थर्ड ऑप्शन हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, और थर्ड ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास लो मोलिकुलर वेट हिपेन। जिसमें अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये बात करना चाहते हैं कि जब भी अगर किसी पेशेंट को किसी भी ड्रग की क्या हो जाए, टॉक्सिटी हो जाए, मतलब कि वो किस पर होती होगी, वो होती होगी हायर डोज पर, लो डोज पर तो कभी टॉक्सिटी नहीं होगी, तो हायर डोज पर होगी। और हायर डोज पे एस्प्रिन जो होती है वो किस तरीके से काम करती है, तो आप बताते हैं ये तो पेन किलर काम करती, पेन किलर काम करती, तो इसका मतलब इसमें ब्लीडिंग के चांस तो क्या बताएंगे, तो ब्लीडिंग के चांस तो लोअर डोज पर ही हो सकते हैं, ज्यादा डोज पर ब्लीडिंग के चांस नहीं होंगे। ज्यादा डोज पर क्या होगा, तो ये पेन किलर की तरह काम करती है। अगर स्पेसिफिक एंटीडोट आपसे पूछते हैं तो एस्प्रिन का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता है, बट अगर हम बात करें कि हमें क्या देना चाहिए मैनेजमेंट के लिए, तो मैनेजमेंट के लिए आप बताते हैं कि आप एस्प्रिन जब भी देते हो पेशेंट को, या एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो इसकी वजह से एस्प्रिन जब भी ज्यादा हो जाएगा,
तो ये अस्थमा कोज कर देता है। या फिर हम बता सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर देगा। जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी या अस्थमा हो जाएगा तो आप बताएंगे कि पेशेंट के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। और एसिडोसिस को हमें मैनेज करना है। एसिडोसिस मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कोई बेस देना चाहिए, एल्केलाइन देना चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम इसके मैनेजमेंट के लिए देते हैं। किसके मैनेजमेंट के लिए, कि जब भी एस्पिरिन की टॉक्सिटी हो जाए तो हम यूज करते हैं एंटीडोट में सोडियम बाइकार्बोनेट। विटामिन के प्रोटामाइन सल्फेट हम क्यों नहीं देंगे, तो आपका आंसर होगा कि टॉक्सिटी हायर डोज पे होती है, और जब भी टॉक्सिटी होगी हायर डोज पे तो उसमें ब्लीडिंग के चांस नहीं होंगे। जब भी हम लोअर डोज देते हैं और लोअर डोज पे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, जो कि ब्लीडिंग के चांस बढ़ाता है। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, जिसमें आप बताते हैं कि लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन जो होता है, ये हम इसका रूट पूछा जाता है कि किस रूट से दिया जाता है, तो रूट में आप बताएंगे कि ये सब किटेनियस रूट से दिया जाता है। ये भी क्या करता है, तो ये हम बताते हैं किसके अंदर आता है, एंटी कोएगुलेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर क्लेक्सिन भी बोलते हैं नॉर्मली इसको। सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इसके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन का रूट बताइए, तो सब क्यूटेनियस। नॉर्मल हिपेरिन का रूट पूछा जाता है, तो आप इंट्रावीनस सबसे पहले प्रायोरिटी पे बढ़ते हैं, दूसरा आप बढ़ सकते हैं सब क्यूटेनियस भी हम दे सकते हैं। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन के बारे में और क्या बात है, तो ये फिक्स्ड निडल के साथ आता है। फिक्स निडल के साथ आता है तो इसको हम डिस्कार्ड जो करते हैं, वो हम डिस्कार्ड करते हैं किसके अंदर, पंक्चर प्रूफ कंटेनर के, जो कि व्हाइट बॉक्स हो, पंचर प्रूफ कंटेनर के अंदर है, इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड निडल के साथ